अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट मैंने 10 क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे शेयर किए थे, तो उनके आंसर्स ये हैं। इन विच रजिस्टर इज़ एवरी एप्लीकेशन एंटर्ड, यानी कि कौन सा रजिस्टर है जिसके अंदर एप्लीकेशन एंटर होती है। ये मैं बता दूँ, ये गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890 के क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चंस जो हैं ये हाई कोर्ट रूल्स से निकाले गए हैं, और ये इस वजह से इम्पोर्टेंट थे कि एक जगह जहाँ पर हमें गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट प्रोसीजर भी फ्राहम कर रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें आप ये समझें कि एडिशनल भी चाहिए होती हैं, तो वो हमारे हाई कोर्ट रूल्स हमें बेसिकली उसके मतलब रहनुमाई फ्राहम करते हैं। सो कम टू द पॉइंट। तो इसमें यह था कि ये क्वेश्चन जो है ये मैंने ख़ुद ही भी पहले उनके आंसर्स दिए हुए हैं, तो इसी वजह से मेरे आंसर्स भी आपको साथ दिखेंगे और जिसके करेक्ट आंसर्स हैं वो भी आपके सामने आएंगे। इन विच रजिस्टर इज़ एवरी एप्लीकेशन एंटर्ड, कि वो एप्लीकेशन जो कि गार्डियनशिप से रिलेटेड दी जाती है वो किस रजिस्टर के अंदर होती है। सो रजिस्टर का यहाँ पर नंबर नेम लिखना था, तो उसे कहते हैं रजिस्टर 2, और मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया कि रजिस्टर 2, बट द करेक्ट आंसर इज़ एवरी एप्लीकेशन इज़ एंटर्ड इन सिविल मिसलेनियस रजिस्टर नंबर 2। इसे मिसलेनियस भी पढ़ सकते हैं, मिसलेनियस जो जिस तरह से आप इसको मुनासिब समझें। क्वेश्चन 2, व्हेन डज केस रिमेन्स पेंडिंग टिल मेजोरिटी। मैंने ये लिखा था कि कोर्ट अवेट्स टिल मेजोरिटी, के वो मामला कि जब जिस ईयर के अंदर एक माइनर, जो कि मुझे समझ लगी थी कि केस के सिलसिला में या उस साल के अंदर अपनी एक मेजर एज तक पहुंचने वाला होता है, तो कोर्ट जो है वो इंतज़ार करती है कि मेजोरिटी के टाइम तक पहुंच जाए, तो वो उसको पेंडिंग कर देती है। फिर जब वो एज ऑफ मेजोरिटी में आ जाता है तो फिर वो उस चीज़ को दोबारा से कंटिन्यू करती है। सो मैंने यही कहा कि कोर्ट अवेट्स टिल मेजोरिटी, तो करेक्ट आंसर उसके अंदर यही बना है। पार्शियल करेक्ट इन्होंने बताया कि वियर द गार्डियन इज़ रिक्वायर्ड टू सबमिट ईयरली अकाउंट, द केस रिमेन्स पेंडिंग अनटिल द वार्ड अटेंड मेजोरिटी। सो यहाँ पर जो मेरा कंसेप्ट थोड़ा मिसिंग था वो ये था कि ईयरली अकाउंट्स रिक्वायर्ड जो कंसेप्ट था वो मेरा यहाँ पर मिसिंग था। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन 3 था कि बिफोर अलाउइंग सेल ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी व्हाट शुड कोर्ट डू। तो मैंने लिखा कोर्ट ऑर्डर नेसेसरी एंड रिकॉर्ड्स चेक्ड, कि कोर्ट जो ऑर्डर गेट करना है वो नेसेसरी है और जो रिकॉर्ड्स हैं वो चेक्ड होंगे। तो इसका जो आंसर था वो ये था कि बिफोर डिस्पोजिंग ऑफ सच एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 28 एंड 29, क्योंकि आपको पता है कि ये जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड गार्डियन के ऊपर जो लाइबिलिटीज़ या उसकी ड्यूटीज़ हैं वो इसी के अंदर बयान है। 29 बेसिकली एक डिटेल्ड सेक्शन है इस हवाले से कि उसने सेल कैसे करनी है, उसने अगर गिफ्ट करना है तो क्या होगा, उसने अगर प्रॉपर्टी मॉर्गेज करनी है तो 29 हमें बताता है। ठीक है, और 29 में बस बताया गया है, लेकिन अगर उसकी प्रैक्टिस की बात करते हैं तो सेक्शन 31 इसकी प्रैक्टिस और प्रोसीजर बता रहा है कि किस तरह से कब तक और क्या क्या कुछ। तो इंशाल्लाह वो भी हम इसमें बयान करेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि जो हमारा क्वेश्चन था उसमें ये मैंने अपने लिहाज से लिख दिया कि जी कोर्ट ऑर्डर चाहिए और रिकॉर्ड जब चेक करना है, लेकिन बिफोर डिस्पोजिंग ऑफ सच एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 28 एंड 29 द कोर्ट शुड इशू नोटिस टू पर्सनस लाइकली टू बी अफेक्टेड, कि वो लोग जो कि अफेक्ट हो सकते हैं, कि वट एवर वो माइनर के रिलेटिव्स हैं, वो इंटरेस्टेड पर्सनस हैं उस मैटर में, या वो फ्रेंड्स हैं, जो कुछ भी हैं, तो उनको नोटिस जारी किए जाएंगे। जो गार्डियन एक प्रॉपर्टी मैटर को डील कर रहा है, वट एवर कि उसे ट्रांसफ़र करता है, सेल करता है, मॉर्गेज करता है, लीज़ करता है, रेंटेड ऑन करता है, जो भी करता है, तो उस सिलसिले में उसे ये चीज़ करनी होगी। उसके बाद है हाउ ऑफन मेल वार्ड्स बी प्रोड्यूस बिफोर कोर्ट। अब उसमें ये चीज़ आती है कि जो मेल वार्ड्स हैं वो कोर्ट के सामने किस तरह से प्रोड्यूस किए जाते हैं। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें ये पूछा गया है कि किस तरह से, तो हम ये कहेंगे वंस अ ईयर। मैंने ये कहा कि जी साल में एक दफ़ा, तो ऑल मेल वार्ड्स शुड ऑर्डनरी बी प्रोड्यूस्ड वंस ईयर, के एवरी ईयर जो है वो प्रोड्यूस किए जाएंगे। इसका जो रूल है वो रूल 11 है, मैंने रूल 14 लिख दिया था, वो गलत था।
इन हुज नेम बैंक अकाउंट डिपेंड्स। अब ये चीज़ आती है कि जो बैंक अकाउंट है वो किसके नेम से ओपन होगा, या कि गार्डियन के नेम से होगा या फिर कोई थर्ड पार्टी होगी उसके नेम से होगा। तो इसके अंदर है कि बैंक अकाउंट माइनर के नेम से ही ओपन होगा, लेकिन थ्रू जो चैनल यूज़ किया जा रहा है वो गार्डियन है, क्योंकि आपको पता है कि गार्डियन ही सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा है, तो थ्रू गार्डियन वो होगा। इसमें मैंने ऐसे बताया था, तो इसके रिमार्क्स मेरे हक में ठीक आए हैं। उसके बाद है कैन गार्डियन फ्रीली विड्रॉ मनी, के फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक ऐसा मतलब चैनल यूज़ किया गया कि जिसमें आपने कोर्ट से प्रायर परमिशन भी ले ली, ठीक है, नोटिस भी जारी हो गए, तो उसके बाद वो कहते हैं कि अब मैटर साफ़ है कि गार्डियन जो है क्या वो फ्रीली विड्रॉ मनी कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कि जब भी उसने मनी मैटर से रिलेटेड कुछ भी करना है ना, तो उसके अंदर जो है ना वो ये चीज़ आती है कि उसको अदालत को बताना ही है। इसका करेक्ट आंसर था कि नो, इफ़ कोर्ट इम्पोजेज रिस्ट्रिक्शंस विड्रॉल कैन ओनली बी मेड थ्रू कोर्ट ऑर्डर, कि आपने हर बार ये बताना है कि भाई मैं विड्रॉ कर रहा हूँ। या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने हर बार नहीं बताना, तो फिर भी कोर्ट कोई ऐसा ऑर्डर आपके हक़ में इशू करेगी कि जिसमें आपके लिए आसानी होगी और आपकी जो डीलिंग्स हैं वो स्मूथ हो सके। एनी हाउ, नेक्स्ट, विच सेक्शन रेगुलेट्स कंडक्ट ऑफ गार्डियन। तो इसके अंदर मैंने सेक्शन 34 लिखा था, लेकिन 34 जो है वो आपको ये ज़रूर बताता है कि आपने किस तरह से जो मनी मैटर्स हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स है, ईयरली अकाउंट्स मैनेजमेंट किस तरह से करनी है, और ये सारा रिकॉर्ड किस तरह से और किस किस शेप में होना चाहिए वो बताता है। लेकिन यहाँ पे जो सवाल पूछा गया था वो बेसिकली रेगुलेट करना था कंडक्ट ऑफ गार्डियन को, तो वो है हमारा सेक्शन 43। तो 43 सेक्शन जो है वो बताता है गार्डियन को, और गार्डियन के जो प्रोसीडिंग्स है उससे रिलेटेड उसे कंडक्ट भी करता है। तो ये इस तरह से डिफरेंट हो गया 34 से, तो 43 इसका सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कैन कोर्ट पास ऑर्डर रिगार्डिंग एजुकेशन। बिल्कुल ये हमारा रूल 15 है हाई कोर्ट रूल्स का, और बिल्कुल करती है यस, अंडर रूल 15 कोर्ट में पास प्रॉपर ऑर्डर्स रिगार्डिंग एजुकेशन ऑफ द वार्ड। फिर नेक्स्ट आता है कि हु इंस्पेक्ट एनुअल अकाउंट्स। तो बिल्कुल सही है, कोर्ट करती है, बट इसमें जो बेटर वर्ड्स थे, जो हमारे हाई कोर्ट रूल्स के वर्ड्स थे, वो थे द जज स्क्रूटिनाइज एंड सर्टिफाइज द अकाउंट्स। बहुत अच्छा है कि जब आप अपने आंसर्स में वही लैंग्वेज यूज़ करें जो कि हमारे बेयर एक्ट ने की है, तो ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद है पर्पस ऑफ कंटिन्यूस कंट्रोल इन लार्ज स्टेट। तो मैंने कहा चेक एंड बैलेंस एंड सेफ प्रॉपर्टी। करेक्ट आंसर इज़ टू इंश्योर प्रॉपर मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ माइनर्स स्टेट।